नमस्ते और आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का मिशन है वो है भारतीय मानसून और विशेष रूप से उसके निवर्तन को समझना, यानी लौटता हुआ मानसून। बिल्कुल। और आज इस चर्चा का जो आधार है वो हमारे पास मौजूद कुछ बेहद ही सटीक और महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हैं। इन नोट्स ने इस पूरी भौगोलिक प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझाया है। हाँ, मैंने जब इन नोट्स को पढ़ना शुरू किया तो मैं सोच रही थी कि अक्सर हम सिर्फ गर्मियों की बारिश के बारे में ही बात करते हैं, मतलब जून जुलाई वाली बारिश। सही कहा, ज्यादातर लोगों का ध्यान उसी पर रहता है। लेकिन सर्दियों में दक्षिण पूर्व भारत में, जैसे चेन्नई में, इतनी भारी बारिश क्यों होती है? ये सवाल सुनने वालों के लिए बहुत ही एक दिलचस्प हुक हो सकता है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे। और मैं सुनने वालों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस गहन चर्चा के अंत तक मॉनसून का ये पूरा विज्ञान एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ हवाओं का बहना नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो नोट्स के पहले अहम बिंदु को ही उठाते हैं। भारतीय मॉनसून असल में हवाओं की दिशा बदलने का एक बहुत ही शानदार खेल है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, हवाओं का खेल। अगर हम इस बुनियादी नियम को देखें तो ये पूरा चक्र 6-6 महीने के 2 स्पष्ट चरणों में बटा हुआ है। मतलब साल के 6 महीने हवाएं एक दिशा से आती हैं और बाकी 6 महीने दूसरी दिशा से। हाँ, साल के 6 महीने हवाएं उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा से आती हैं और बाकी के 6 महीने ये हवाएं दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट दिशा से प्रवाहित होती हैं। और ये दिशाओं का बंटवारा कोई यूं ही होने वाली घटना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ हवाओं का बेतरतीब बहना नहीं है। ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी सांस लेने की प्रक्रिया है, एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ये बहुत ही सटीक विवरण है। देखिए, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप और उसके नीचे का विशाल हिंद महासागर, ये दोनों अलग-अलग गति से गर्म और ठंडे होते हैं। तापीय ऊर्जा के इसी अंतर के कारण ये विशाल हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं। यही हवाओं का उलटफेर पूरे उपमहाद्वीप का जीवन तय करता है। तो जब हम उपमहाद्वीप की लाइफलाइन की बात करते हैं तो जाहिर है हमारा इशारा उस ग्रीष्मकालीन मानसून की तरफ होता है जो दक्षिण पश्चिम से आता है। जैसे हम समर मानसून भी कहते हैं। हाँ, जिन 6 महीनों में हवाएं दक्षिण पश्चिम से आती हैं उसका मुख्य समय जून से शुरू होकर सितंबर तक होता है। और नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य दिया गया है। हाँ, वो 75% वाला आंकड़ा। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% हिस्सा केवल इसी छोटी सी अवधि के दौरान हो जाता है। और इस 75% वाले आंकड़े का जो व्यापक प्रभाव है वो समझना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी मात्रा में पानी का इतने कम समय में बरसना एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा करता है। मतलब हमारी पूरी कृषि, अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसी पर निर्भर है। हाँ, हमारी पूरी कृषि व्यवस्था, विशेष रूप से खरीफ की फसलें, इसी विंडो पर निर्भर करती हैं। नदियों और बड़े जलाशयों का भरना इसी पर तय होता है। इसीलिए इसे एक लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन सितंबर का महीना आते आते कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हवाओं का ये खेल पलटने लगता है। यहीं से हमारा आज का मुख्य विषय शुरू होता है। जब मानसून लौटता है तो उसे मानसून का निवर्तन या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और ये वापसी कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा। अक्सर लोगों को लगता है कि मानसून बस एक दिन में खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 महीने की लंबी प्रक्रिया है। इतनी बड़ी मौसमी प्रणाली को रिवर्स गियर में जाने में समय तो लगेगा ही ना। बिल्कुल, इतने बड़े भूभाग से अरबों टन हवाओं को पूरी तरह से दिशा बदलने के लिए वायुमंडलीय दबाव में एक सुचारू और क्रमिक बदलाव की आवश्यकता होती है। और इसी क्रमिक बदलाव के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनती है जिसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। हाँ, अक्टूबर हीट या जिसे हम कार्तिक मास की उष्मा भी कहते हैं। ये निवर्तन के शुरुआती चरण का एक बहुत ही असहज करने वाला पहलू है। मैंने पढ़ा है कि इसमें उमस बहुत ज्यादा हो जाती है, आसमान साफ होता है पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार बारिश के बाद जमीन गीली होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है और जब आसमान साफ होने पर सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता मिलकर ये असहज स्थिति पैदा करते हैं। ये तो हो गई अक्टूबर हीट की बात, लेकिन अब मैं एक तार्किक उलझन सामने रखना चाहती हूँ जो शायद सुनने वालों के दिमाग में भी आ रही होगी। बताइए, क्या उलझन है?
देखिए, हमने कहा कि लौटते समय हवाएं मुख्य भूमि यानी जमीन से समुद्र की ओर जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर। बिल्कुल सही। तो अगर हवाएं जमीन के ऊपर से आ रही हैं, तो तार्किक रूप से उन्हें पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। उनमें नमी कहाँ से आएगी? और अगर वे सूखी हैं, तो उनसे बारिश कैसे हो सकती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और यही इस पूरी प्रक्रिया का आहा मोमेंट है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें हवाओं के रास्ते को विजुलाइज करना होगा। मतलब हमें नक्शे पर उनके सफर को देखना होगा। हाँ, जब ये सूखी हवाएं उत्तर पश्चिम भारत से मुख्य भूमि के ऊपर से बहती हैं तो वाकई वो पूरी तरह से सूखी होती हैं, लेकिन फिर वो पहुंचती हैं बंगाल की खाड़ी के विशाल जल राशि के ऊपर। अच्छा, तो समुद्र के ऊपर पहुंचते ही खेल बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। उस समय समुद्र का पानी अपेक्षाकृत गर्म होता है और वहां से लगातार वाष्पीकरण हो रहा होता है। जब ये सूखी हवाएं उस गर्म पानी की सतह के संपर्क में आती हैं तो वे एक स्पंज की तरह भारी मात्रा में नमी सोखना शुरू कर देती है, जिसे हम मॉइस्चर पिकअप कहते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे सूखी हवा को किसी विशाल ह्यूमिडिफायर के ऊपर से गुजारा जा रहा हो। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। और बंगाल की खाड़ी से ये नमी उठाने के बाद ये हवाएं सीधे दक्षिण पूर्व भारत के तट की ओर बढ़ती हैं। विशेषकर तमिलनाडु तट और कोरोमंडल तट की ओर। हाँ, पूर्वी घाट की भौगोलिक संरचना वहां एक अवरोध का काम करती है। जब ये नमी से लदी हवाएं कोरोमंडल तट से जा टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। और ऊपर उठकर ठंडी होने के कारण वो वहां भारी बारिश कराती हैं। बिल्कुल। इस पूरे भौगोलिक घटनाक्रम के कारण ही दक्षिण पूर्व भारत और तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में इतनी शानदार मौसमी वर्षा होती है। ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाला विज्ञान है। मतलब हवाएं उत्तर से चली, सूखी थीं, खाड़ी से नमी चुराई और तमिलनाडु में बारिश कर दी। प्रकृति का अपना एक अलग ही वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक खतरा भी तो जुड़ा हुआ है। जो निवर्तन का समय होता है, विशेषकर अक्टूबर और नवंबर में, वो बहुत ही संवेदनशील होता है। हाँ, आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों या ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। नोट्स में स्पष्ट रूप से इस खतरे का उल्लेख है कि इस लौटते हुए मानसून के समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनते हैं। इसका कारण यह है कि मानसून की वापसी के दौरान वायुमंडलीय दबाव में अस्थिरता होती है। खाड़ी का गर्म जल इन तूफानों को भारी ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वजह से हम अक्सर सुनते हैं कि सर्दियों की शुरुआत में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर विनाशकारी तूफान टकराते हैं। हाँ, आपदा प्रबंधन के नजरिए से इस समय को बहुत ही नाजुक माना जाता है। तो अगर हम इस यात्रा के समापन की ओर ध्यान खींचें, तो ये चक्र कब पूरी तरह से शांत होता है? नोट्स के हवाले से देखें तो दिसंबर के मध्य तक ये पीछे हटने वाला मानसून कोरोमंडल तट से पूरी तरह से हट जाता है। यानी जून में जो चक्र शुरू हुआ था, वो दिसंबर के मध्य में जाकर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है। और फिर अगले साल के लिए प्रकृति खुद को दोबारा तैयार करने लगती है। यहाँ मैं एक बहुत ही आम भ्रांति को भी दूर करना चाहूंगी। कई बार पेपर में या सामान्य चर्चा में लोग सर्दियों की बारिश को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उत्तर भारत वाली बारिश को लेकर? हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि सर्दियों में उत्तर भारत में, जैसे पंजाब और हरियाणा में जो बारिश होती है, वो भी इसी लौटते हुए मानसून के कारण होती है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। उत्तर भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का इस उत्तर पूर्व मानसून से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वहां बारिश कैसे होती है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में सर्दियों में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। अच्छा, जो भूमध्य सागर की तरफ से आते हैं? बिल्कुल, वो भूमध्य सागर से नमी लेकर आते हैं। जहां एक तरफ तमिलनाडु की बारिश बंगाल की खाड़ी से नमी उठा रही है, वहीं उत्तर भारत की बारिश भूमध्य सागर से लाई गई नमी का परिणाम है। और ये पश्चिमी विक्षोभ वाली बारिश गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, रबी की फसल के लिए यह एक वरदान है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्दियों के मौसम में भारत के दो अलग अलग हिस्सों में वर्षा लाने वाले दो पूरी तरह से स्वतंत्र मौसमी तंत्र काम कर रहे होते हैं। ये विरोधाभास और विविधता ही तो भूगोल को इतना दिलचस्प बनाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित रिकैप दें, तो कहानी कुछ इस तरह है। बताइए। सबसे पहले जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जो पूरे भारत को 75% बारिश देता है, जिसे हम समर मानसून कहते हैं। हाँ। फिर अक्टूबर से दिसंबर तक हवाएं जमीन से समुद्र की ओर लौटना शुरू करती हैं। ये हवाएं सूखी होती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी चुराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी बारिश कराती हैं। और इसी दौरान अक्टूबर हीट और चक्रवातों का सामना भी करना पड़ता है।
बिल्कुल, और दिसंबर के मध्य तक ये पूरी प्रणाली शांत हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक संक्षेप है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक गहरे विचार की ओर जाना चाहूंगी। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है। और वो सवाल क्या है? जरा सोचिए, भूगोल की एक छोटी सी संरचना कैसे पूरे जलवायु चक्र को बदल सकती है। अगर भारत के नक्शे में बंगाल की खाड़ी वहां नहीं होती तो क्या होता? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। मतलब अगर वहां जमीन होती तो लौटते हुए मानसून की इन सूखी हवाओं को नमी कहां से मिलती? और अगर नमी नहीं मिलती तो दक्षिण पूर्व भारत और चेन्नई के उस पूरे इलाके का जनजीवन, वहां की खेती, वहां का जलचक्र कैसा होता? वो पूरा इलाका एक शुष्क क्षेत्र बन सकता था। बंगाल की खाड़ी की वो विशिष्ट स्थिति ही उस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और हरा भरा बनाती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो बंगाल की खाड़ी भी ज्यादा गर्म हो रही है। हाँ, और अगर बंगाल की खाड़ी अपनी सामान्य क्षमता से अधिक ऊष्मा और नमी धारण करने लगेगी तो इस लौटते हुए मानसून का स्वरूप कितना भयानक हो सकता है, इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अत्यधिक नमी का मतलब है अनियमित बारिश, भयानक बाढ़ और भी ज्यादा ताकतवर चक्रवात। बिल्कुल, ये एक ऐसा परिदृश्य है जो हमारे इस सदियों पुराने सुचारू मौसमी चक्र को पूरी तरह से असंतुलित कर सकता है। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इस विस्तृत विश्लेषण के बाद दिमाग में गूंजता रहता है। प्रकृति का हर एक हिस्सा दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है और जरा सा भी बदलाव पूरी प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार के साथ हम आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे भी इस विश्लेषण में बहुत मजा आया। हम भविष्य में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विषयों को एक्सप्लोर करते रहेंगे और उनके पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।